हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल एनसीवैप या फिर रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ना चाहते हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस नई वीडियो में हम ये जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, कैसे इसकी स्थापना हुई, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न प्रधान अंग कौन कौन से हैं और सभी के क्या कार्य हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो रहेगी जिसके अंदर आप संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए सारे क्वेश्चनों के आंसर नॉर्मली दे पाओगे। तो चलिए ज़्यादा न देर करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम इन शॉर्ट में यूएनओ कहते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में। इसके वर्तमान समय में कितने सदस्य देश हैं? तो इसके वर्तमान समय में 193 सदस्य देश हैं। इसकी आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है, यानी किन किन भाषाओं का यहाँ पर जब कोई भी कार्य होता है डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड तो किस किस भाषा में होता है? तो वो अरबी भाषा में, चीनी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, रूसी भाषा में, स्पेनिश भाषा में या फिर फ्रांसीसी भाषा में होता है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष या फिर महासचिव जो कि वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरस हैं। बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास किस तरीके से हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विकास है वो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के जो परिणाम पे उसकी पृष्ठभूमि वहाँ से शुरू होती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ये पहला विश्व युद्ध है जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं वो 1914 से लेकर 1918 तक चला। लगभग 4 वर्षों तक जो ये युद्ध चला। इसके बाद में अमेरिका एक महत्वपूर्ण और एक महाशक्ति बनकर उभरा। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन। उन्होंने पेरिस में जो शांति सम्मेलन चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, उन्होंने आगे चल के कहा कि भैया उस पेरिस शांति सम्मेलन में वो एकजुट हुए। अधिकतर जो विजयी जो देश थे, विजयी राष्ट्र थे, जीते हुए प्रथम विश्व युद्ध के जितने भी देश थे वो शामिल हुए और उन सभी ने ये कारण पता लगाने की कोशिश करी कि भाई प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आखिर हुआ क्यों, किन कारणों की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और किन कारणों से हम प्रथम विश्व युद्ध को अवॉइड कर सकते थे। तो इसके बाद में इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध जो है वो ना हो, भविष्य में इसी तरीके का कोई दोबारा से युद्ध ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इन्होंने महसूस किया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी जो प्रथम विश्व युद्ध जैसे भीषण किसी युद्ध को रोक सके। इसीलिए उन्होंने आगे चल के ये बात कही प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम से ही जब पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था उसमें कि हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जो संस्था क्या करेगी, युद्ध को रोकेगी। या दो देशों के बीच में कभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनती है तो ये संस्था क्या करेगी, ऐसे देशों के बीच में जब तनाव उभरेगा तो उन तनाव को ये कम करने की कोशिश करेगी। तो भाई इसी के परिणाम से लीग ऑफ नेशन, जिसे हम हिंदी में राष्ट्र संघ कहते हैं, इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। परंतु इसमें बहुत सारी कमियां थी। जो भी मित्र राष्ट्र के देश थे, स्पेशली फ्रांस, ब्रिटेन, उन्होंने इसके अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दिया कि अमेरिका का ही यह प्रस्ताव था कि हमें लीग ऑफ नेशन का गठन करना चाहिए, परंतु अमेरिका ही इस संगठन से बाहर रहता है। क्यों रहता है, क्या रहता है कारण, इसके पीछे क्या वजह थी, मैं बाद में बात करूंगा। बट नाउ यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अब भाई ये बात सोचते हुए भाई 1920 में राष्ट्र संघ, जिसे हम लीग ऑफ नेशन कहते हैं, इसका गठन किया गया। और इससे ये उम्मीद लगाई गई कि जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, भयानक विश्व में कभी युद्ध ना हो। अगर दो देशों के बीच में कोई भी विवाद है तो इन विवादों को आसानी से या फिर बातचीत के थ्रू सुलझाया जा सके। परंतु हम देखें आगे चल के जो ये वैश्विक स्तर पर सुरक्षा या शांति का जो कार्यभार लीग ऑफ नेशन को दिया गया था, ये कार्यभार वो नहीं कर पाई और आगे चलकर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण में हमने देखा कि भैया जो लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ था वो क्या रहता है, असफल रहता है।
क्योंकि जिस उद्देश्य से, जिन बातों को सोचकर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, वो तो युद्ध को रोक ही नहीं पाया। चलिए एक बारी आप लोगों को ध्यान से देखना है कि भाई लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना की गई और इसके बाद में विश्व में दोबारा युद्ध ना हो और विश्व स्तर पर शांति सुरक्षा स्थापित की जा सके। पहले विश्व युद्ध में आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जान माल की हानि हुई थी और इस वजह से हम देखते हैं कि आगे चल के 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई और भावी पीढ़ी को युद्ध से शांति स्थापित की जाए, भविष्य में कभी युद्ध ना हो, ये चीज़ सुनिश्चित किया गया था। परंतु 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और ये 2 सितंबर 1945 तक लगभग पूरे 6 वर्षों तक चला और इस युद्ध के अंदर अगर हम देखें तो ये पहला युद्ध से भी ज़्यादा भीषण रहा। अब भाई लीग ऑफ नेशन तो है वो तो रहा असफल, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध जब 1945 में ख़त्म हुआ तो उस समय 24 अप्रैल को या उससे पहले युद्ध खत्म होने के बाद से ही या युद्ध खत्म होने के दौरान भी बहुत सारी मित्र राष्ट्रों के थ्रू वार्ताएं चल रही थी कि भैया ये जो युद्ध है ये हुआ तो, लेकिन पिछले जो संगठन था हमारा राष्ट्रसंघ जिसे हम लीग ऑफ नेशन कहते हैं उसमें बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को अगर दूर कर दिया जाए तो शायद भविष्य में दोबारा युद्ध नहीं होगा। और यही बात कहते हुए आगे चल के 1945 में अमेरिका के एक खूबसूरत शहर जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग 40 देश शामिल थे और इसमें पोलैंड शामिल नहीं हुआ था, तो पोलैंड की इसमें जो जगह है वो खाली छोड़ दी गई थी। बाद में पोलैंड ने भी उस पर हस्ताक्षर किए और इसी समय सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हुए और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। इसके ठीक 6 दिन बाद आप देखेंगे कि 30 अक्टूबर को इसके अंदर जो भारत है वो भी शामिल हो जाता है। अब हम बात करेंगे, हम इंट्रो ले रहे हैं यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो इसके कुछ उद्देश्यों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो भाई यूएनओ ने अपना एक चार्टर बना रखा है, इसे भारत का संविधान है, यूएनओ ने भी अपने चार्टर बना रखे हैं और उन चार्टर के अकॉर्डिंग ही उसके सारे के सारे रूल रेगुलेशन को सबको फॉलो करना होता है। तो इस चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य थे जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला है कि भाई आने वाली पीढ़ी को युद्ध की ज्वाला या युद्ध की आग से बचाना, सबसे पहला काम ये। दूसरा काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को कायम रखना। मैं इसके बारे में डीप से आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से अपने उद्देश्य को पूरा कर भी पाता है, किस तरीके से यूएनओ की आलोचनाएं भी होती है, वो सब अलग वीडियोज़ में बात करेंगे। ये एक इंट्रो चल रहा है तो इंट्रो में आपको ये सारी सिर्फ पॉइंट ये सारी चीज़ें डालनी है। अभी हम ये भी बात करेंगे यूएनओ के प्रधान अंग कौन कौन से हैं और यूएनओ जो है उसके कौन कौन से संगठन के क्या क्या कार्य हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी भी देशों के बीच में विवाद है तो उन विवादों को सुलझाना और शांतिपूर्ण रूप से समाधान निकालना। चौथी बात, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय लेने में और उपनिवेशवाद का विरोध करना। राष्ट्र अपने आत्मनिर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, कोई भी देश द्वारा से उपनिवेश किसी को ना बना ले, इसकी भी बात सुनिश्चित की गई थी। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से एक दूसरे का सहयोग इनका बना रहे, इसके बारे में बात हुई। इसके बाद में मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया गया और पर्यावरणीय और मानवीय जीव संरक्षण की भी बात करी कि भैया पर्यावरणीय रूप से मानव और जीवों को सबको संरक्षित किया जा सके। इसके साथ साथ निशस्त्रीकरण की जो हथियारों की होड़ है उस पर भी रोक लगाया जाए, एक ये भी इसका उद्देश्य रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद है उसको भी, उस पर भी रोक लगाई जाए। पर्यावरण इसका एक नया मुद्दा है जो कि बहुत ज़्यादा देशों के द्वारा उठाया जाता है और बार बार ही यूएनओ हर अपने 5 साल में अपने इसको लेकर सबमिट भी करता है। अब आ चुका है हमारा मेन क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे यूएनओ के प्रधान अंगों के बारे में या अंगों के बारे में। तो भाई ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे अध्याय के अनुच्छेद 7 में, ये यानी अपने चार्टर के अंदर इन्होंने अध्याय बना रखे हैं और उसमें भी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप समझ सको इसके लिए अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 7 में सभी प्रधान अंगों का जिक्र है। इसमें कितने प्रधान अंग हैं? तो 6 प्रधान अंग हैं। इसमें से एक प्रधान अंग ऐसा है जो कार्य नहीं करता, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता दूं, जिसका नाम है न्यास परिषद, जिसे इंग्लिश में हम ट्रस्टीशिप विद काउंसिल कहते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महासभा, इसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई ये सभी, पहली बात तो जो महासभा इसे आम सभा भी कहते हैं और इसके अंदर वे सभी देश शामिल हैं जो यूएनओ के मेंबर हैं, यानी सारे के सारे जितने भी देश यूएनओ में शामिल है वो इसके मेंबर होते ही होते हैं। तो भाई ये जनरल असेंबली है, ये प्रधान अंग का सबसे मुख्य है क्योंकि
इसके अंदर सभी देश शामिल हैं और सभी देशों को इक्वल वोट प्राप्त है। सभी सदस्य देश चुनाव करती है। अच्छा, ये किस किस चीज़ का चुनाव करती है? तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव करती है। इसके अलावा विश्व स्तर पर अगर कोई शांति या विवादपूर्ण मुद्दा है, उस पर कई बहस चलती है, तो उस पर हर किसी को अपनी वोटिंग, पक्ष में या विपक्ष में जब वोटिंग होती है तो उसके समय में सभी देशों को इक्वल राइट प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने में, विश्व स्तर पर सुरक्षा स्थापित करने में, अगर कोई बजट से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो उसके लिए भी ये सभी देशों को बराबर अधिकार है कि वो अपने अपने हिसाब से जो भी राय रखना चाहे राय रख सकते हैं। इसके अलावा कोई नया सदस्य देश इसमें शामिल होना चाहता है तो उसके संबंध में, किसी के निष्कासन के संबंध में भी सबको एक बराबर वोट या एक बराबर राइट प्राप्त है। इसके सदस्य बिना किसी आकार, आबादी, सैनिक ताकत, वित्तीय शक्ति के वोट देने के सबको इक्वल राइट है। इसका आर्टिकल 10 जो है, अनुच्छेद जो 10 है, वो कहता है कि किसी भी मामले पर चर्चा कर सकती है। यानी जो भी मामला यूएनओ के अंदर गया है, आम सभा के अंदर गया है, तो सभी देश उसके अंदर उन मामलों पर बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, इन सब के सदस्यों का चुनाव भी ये करती है। अब भाई आम सभा के कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को स्थापित करना और देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना, साथ ही साथ निशस्त्रीकरण पर रोक लगाना, एक इसका ये कार्य है। अगला कार्य है कि सुरक्षा परिषद के मामलों को छोड़कर अन्य कोई भी मामला है तो ऐसे सभी मामलों पे ये क्या कर सकता है? सुझाव दे सकता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, इन सब के सदस्यों का चुनाव करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुरक्षा परिषद के अस्थायी, सामाजिक आर्थिक परिषद जो है उसके, न्यास परिषद के, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके चुनाव करने में भी इसकी भूमिका रहती है। अब भाई इसका अधिवेशन कब होता है? तो इसका अधिवेशन आपको ध्यान रखना है, महासभा का अधिवेशन हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और ये दिसंबर तक चलता है। और अगर कोई नया अध्यक्ष इसका चुना गया है तो उसके पहले भाषण होगा, इसके बाद ये शुरू होगा। इसके अलावा जो नया ये अध्यक्ष है इसके चुनाव में, या 21 जो उपाध्यक्ष है उनके चुनाव में भी इसकी मुख्य भूमिका रहती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य में बहुमत द्वारा कोई भी निर्णय लेना है तो वो बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा। और जो सुरक्षा परिषद के कहने पर महासभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। विशेष सत्र का मतलब यह है कि मान के चलो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संकट आ गया और भाई किसी मुद्दे पर बात करनी है, ज़्यादा लोगों की राय चाहिए, तो उसके लिए जो सुरक्षा परिषद है वो इन्हें सुझाव देती है कि भैया आप एक इमरजेंसी बैठक बुलाइए, तो इमरजेंसी बैठक बुलाई जा सकती है। इसके साथ साथ जो आपातकालीन अधिवेशन है वो 24 घंटे पहले भी बुलाया जा सकता है, यानी इमरजेंसी के केस में। अब हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद। तो इसका निर्माण अगर हम देखें तो दो तरह के सदस्यों से हुआ, एक स्थायी सदस्य और दूसरा अस्थायी सदस्य। इस सुरक्षा परिषद का मुख्य काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा, इन दोनों व्यवस्थाओं को बनाए रखना। इसके साथ साथ सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं। स्थायी में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये 5 सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य ऐसे हैं जिनका चुनाव 2 वर्षों के लिए किया जाता है। और अगर हम देखें तो अगर कोई भी निर्णय लेना है तो उस निर्णय लेने में जो है 9 सदस्यों की अनुमति पक्का होनी चाहिए, 5 तो स्थायी के और 4 अस्थायी के, अन्यथा निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसके साथ साथ इसके स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, जिसे हम हिंदी में निषेध अधिकार कहते हैं। वीटो पावर का मतलब सिंपल सा है, अगर इनमें से एक भी, कोई भी वीटो संपन्न देश किसी भी निर्णय से संबंधित अपनी राय को मना कर दे, नकार दे या कह दे ये निर्णय नहीं होगा, तो वो कार्य बिल्कुल भी नहीं होगा। यही इसका वीटो पावर कहता है। इसके अलावा इसके कार्य और शक्तियों की बात करें तो हम भाई किसी भी मुद्दे पर हो रहे विवाद को निपटारा कर सकता है, नए सदस्यों के लिए सिफारिश कर सकता है, महासभा की नियुक्ति के संदर्भ में महासभा को मतलब कोई भी अगर बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि जब न्यायाधीशों का चुनाव होता है या फिर और इसके जो अध्यक्ष वगैरह उनका चुनाव जब भी होता है, तो उन सब के इलेक्शन के अंदर हम एक चीज़ देखते हैं, इसकी सिफारिश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महासभा के सदस्य संयुक्त रूप से न्यायाधीशों को चुनते हैं। और आक्रमणता का मतलब, आक्रामकता का मतलब समझते हो आप? आक्रामकता का मतलब होता है कि अगर कोई भी मुद्दा ऐसा है जो गर्मा गर्मी वाला है, युद्ध जैसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में उनको समझाता है पहले तो, अगर वो नहीं समझाते तो उन पे आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। या इसके अलावा उन सभी देशों की मिलीजुली सेना उस पर ले जाकर उस पर आक्रमण भी करने का आदेश दे सकता है। तो ये इसके कार्य हैं।
यदि कोई विवादित मुद्दे में बदल जाए, संघर्ष में बदल जाए, तो जल्दी उसे समाप्त करना हो तो ये क्या करता है, युद्ध विराम का आदेश भी दे सकता है। अन्यथा जो भी इस नीति को नहीं मानता तो ये सारे के सारे देश मिलकर अपनी आर्मी को भेजते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो विश्व शांति सुरक्षा स्थापित करने में राजनीतिक और सैनिक के जरिए नहीं, बल्कि जीवन स्तर को, रोजगार को, आर्थिक व्यवस्था को, लोगों के सामाजिक विकास को भी करना ज़रूरी है। और अगर हम देखें तो इसके लिए इसने सामाजिक आर्थिक परिषद बना रखा है। विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे अभिकरण हैं जो सामाजिक आर्थिक परिषद के साथ कार्य कर रहे हैं और विश्व स्तर पर शांति, समृद्धि, विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। इसके साथ साथ हम बात करें तो इसके स्थानीय और प्रादेशिक विस्तार बहुत ज़्यादा है। स्थानीय यानी जगह जगह पर अलग अलग देशों में इसने अपने क्या कर रखे, संगठन बना रखे हैं। और वो संगठन या वो जो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स क्या करते हैं, उन देशों में गरीबी कम करने में, उस देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुनिश्चित करने में, जनसंख्या कंट्रोल करने में, या जिस भी तरीके से ये मदद कर सकती है वेलफेयर के रूप में, वो वेलफेयर का कार्य करती है। इसके कार्यों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक मामलों पर चर्चा करता है और देशों को मंच प्रदान करता है ताकि वो अपनी बातों को वहाँ पर रख सके। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, शैक्षिक मामलों में अगर मामलों का अध्ययन करना और उस पर सुझाव देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करती है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सब मुद्दों पर ये क्या करती है, स्टडी करती है और लोगों को सजेशन भी देती है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मामले चल रहे हैं उनका प्रारूप भी तैयार करना। अब हम बात करें इसके अधिवेशन के बारे में, तो इसके अधिवेशन के बारे में तो सामाजिक आर्थिक परिषद आमतौर पर 1 वर्ष में 2 बार मिलते हैं और इसके अलावा 2 मासिक इसके अधिवेशन होते हैं। पहला मासिक अधिवेशन जो होगा वो न्यूयॉर्क में होता है और दूसरा जो मासिक अधिवेशन होता है वो जेनेवा में होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए न्यास परिषद। न्यास परिषद क्या है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रस्टीशिप विद काउंसिल कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो भी पराजित देश थे, जिनका युद्ध की वजह से जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो पराजित राष्ट्रों की संपत्ति लौटाने और उनका पूर्ण निर्माण करने में, यानी उनकी अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने में, जो कि राज्य से पूरी तरीके से स्वशासित हो, यानी खुद से ही अपना नियंत्रण हो इनके ऊपर। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी ये वो प्रदेश थे जिन पर बड़ी महाशक्तियों ने अपने कंट्रोल कर रखे थे। अगर हम बात करें तो इसको क्या क्या समझा जाता है, न्यास समझा जाता है, ट्रस्ट समझा जाता है और हर एक देश इसमें क्या करता है, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अनुदान देता है। उस अनुदान से क्या होता है, इसके लिए वेलफेयर के लिए कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा इस प्रदेश में 11 देशों को रखा गया था स्टार्टिंग में, लेकिन 1994 में क्या किया, आगे चल के एक पलामू नाम का एक स्वतंत्र द्वीप था, उसके विकसित होते ही, उसके स्वतंत्र होते ही क्या है कि इसका कार्य खत्म हो गया और ये वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ये स्थगित है। स्थगित होने का मतलब ये होता है कि ये फिलहाल काम नहीं कर रहा है। इसके कार्य की बात करें तो यह परिषद लोगों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक विकास से जुड़े मामलों को सामने रखता है और उस पर अपनी रिपोर्ट देता है। हालांकि अब न्यास परिषद का औचित्य समाप्त हो गया है, यानी जैसा कि मैंने बताया कि भाई 1994 से ये कार्यरत में नहीं है। इसके बाद में अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर हम देखें तो ये अलग से भी वीडियोस आप लोगों के लिए इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आएगी, पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसे आईसीजे कहते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सर्वोच्च न्यायालय है। इसका अगर हम बात करें मुख्यालय तो वो नीदरलैंड में स्थापित है। नीदरलैंड में कहाँ पर, हैंग नाम की जगह है वहाँ पर। इसमें 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं और एक राष्ट्र से 2 न्यायाधीश नहीं लिया जा सकता, यानी अलग अलग राष्ट्रों से चुने जाते हैं। इसका चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा करते हैं और न्यायाधीशों का जो सेवा काल है वो 9 सालों का होता है, जो कि 5 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाता है। यानी वैसे तो 9 साल का होता है, यानी सेवानिवृत्त हो जाने का मतलब ये है कि फिर ये इतना इनको एक्सपीरियंस हो जाता है, दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो लोग भी आगे चलकर न्यायाधीश के पद पर यहाँ पर बैठ सके। और इनका चुनाव 2 बार भी किया जा सकता है। 9 न्यायाधीशों में अगर हम बात करें तो कोरम बनाते हैं। 9 राष्ट्रों का एक तरीके से पूरा फोरम बनता है। कोरम आएगा यहाँ पर, फोरम नहीं आएगा, फोरम बनता है। और कोई भी निर्णय लेना होता है तो आप सबको पता है ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। जैसे 10 लोग हैं, कोई निर्णय लेना 5 इधर का 5 इधर का हो गया तो किधर निर्णय जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा। इसलिए ऑड नंबर रखा गया है। 9 है तो कम से कम 5 तो होनी चाहिए, चाहे 4-3 हो, इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मिनिमम 5 तो होने ही चाहिए। इसके अलावा
निर्णय के लिए अब ये क्या करता है कि कोई भी राज्य के बीच में अगर विवाद है तो वो इस जगह पर अपने विवादों को लेकर जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उनके सामने जो भी मुद्दे रखे जाते हैं उन सभी मुद्दों पर ये निर्णय लेती है और उन निर्णयों को आगे लागू भी किया जाता है। महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों ही इसको सलाह दे सकते हैं या ये दोनों से सलाह लेकर कार्य कर सकती है। अनुच्छेद 38 के अनुसार न्यायालय विवाद से निपटारे का प्रयोग 3 तरीके से करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई संधि है तो उससे जुड़े हुए मामले हैं तो उसकी करेगी। दूसरे नंबर पे आता है कि समझौता अगर विवादग्रस्त है तो उस पर करेगी। तीसरी बात है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करती है, अगर प्रभावी ढंग से कार्य करना चाहती है तो कोई विवाद है उसको निपटारा करने के लिए। लास्ट पॉइंट है आप लोगों के लिए सचिवालय। तो सचिवालय क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्टाफ के रूप में, और ये क्या करता है, ये जो भी रोज़मर्रा का कार्य होता है वहाँ का उन सभी कार्यक्रम को संचालन करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। इसका अध्यक्ष की बात करें तो महासचिव होता है और उसकी नियुक्ति सुरक्षा सिफारिश से महासभा द्वारा ही की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके दैनिक सदस्यों की बात करें हम तो दैनिक कार्य करने के लिए तो 150 देशों में लगभग 2500 से ज़्यादा कर्मचारी है जो इसके लिए कार्य करते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है। ये क्या है कि एक स्टाफ है राष्ट्रीय स्तर पर जो कि सचिवालय और विभिन्न देशों के साथ जुड़ने के बाद में कार्य करता है। होपफुली आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी, और लास्ट का पोर्शन आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, लेकिन आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए और भी वीडियो आएगी। तो अगर आप चाहते हैं आप हमारी वीडियो को देखना तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस नंबर के थ्रू हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने कोई भी डाउट है, अपनी कोई भी क्वेरी तो हम तक पहुँचा सकते हैं। और अगली बात अगर हम बात करें तो आप लोग को वैल्यू इसी प्रकार से मिलते रहे, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है इंस्टाग्राम वगैरह के, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने पर्सनल क्वेरीज जो है वो हमें भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।